नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक संतर्पण जन्य व्याधि आजकल जो सभी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, हाइपरलिपिडीमिया। मतलब लिपिड प्रोफाइल जब भी कराया जाता है तो उसमें लिपिड के लेवल जो है वह एलडीएल बहुत ज्यादा पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कौन सी व्याधि है, दोष दूष्य समूर्छना क्या है और आयुर्वेद के हिसाब से कैसे चिकित्सा करना चाहिए, इस पर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज बारिश होने वाला था पूना में, लेकिन आज बारिश हुआ नहीं। ऐसे अलर्ट जारी कर दिया गया था कि आज बारिश होने वाला है, तो स्कूल को सबको छुट्टी दे दिया गया। लेकिन आज पूरा दिन ना धूप था, यहाँ पे बारिश नहीं हुआ। मुंबई का पता नहीं है, लेकिन पुणे में बारिश नहीं हुआ आज। चलिए, हाइपरलिपिडीमिया पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ना आजकल क्या है कि लोग ना फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहे हैं और रात्रि जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है और खाते बहुत ज्यादा है। ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है और संतर्पण जन्य सारी व्याधियां हो रही है कि कुष्ठ हो रहा है, फिर पांडु हो रहा है, अर्श हो रहा है, स्थौल्यता हो रही है, मोटापा आ रहा है और लीवर का फंक्शन कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है क्योंकि अच्छे से सार कीट विभाजन नहीं होता है। अजीर्णाशन अगर हो रहा है, मतलब बिना खाना पचे ही उसमें फिर से खा लिया जाता है क्योंकि टाइम हो गया है या टेस्टी खाना मिल रहा है, तो फिर क्या हो रहा है कि लिपिड प्रोफाइल जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। तो इस पे हम लोग को क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? दोष तो तीन दोष हैं और धातु वही है, नाम अलग अलग आ गए ये सब व्याधियों का। तो हमें किस तरह से सोचना चाहिए, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और फिर आप लोग का भी जो मत है वो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोग चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा करके सफल चिकित्सक हैं आप लोग। तो अभी हाइपरलिपिडीमिया अगर हम लोग देखते हैं तो मेदो धातु जो रहता है उसका जो, क्योंकि शरीर में सात धातु है और जो बीच का धातु है, जैसे वजन का कांटा होता है, तो मेद धातु बीच का कांटा है। इधर तीन धातु उधर तीन धातु। तो यहाँ पे मेद धातु के विकार होते हैं। तो ओबेसिटी जब हो जाती है तो उसके वजह से क्या होता है कि स्थूलता आ जाती है बहुत ज्यादा, और यही हाइपरलिपिडीमिया ये कंडीशन हो जाती है। और एक मिनट रुक जाइए, मुझे एक कॉल आ रहा है, अर्जेंट कॉल आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ सॉरी, वो एक अर्जेंट कॉल आ गया था। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, मुझे क्षमा करिए। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग थोड़ा ये पढ़ते हैं, प्रमेह व्याधि पढ़ते हैं,
तो उसमें बद्ध और अबद्ध मेद, आज से सुखम स्वप्न सुखम, ददिनी ग्राम में औदब औदु अनुपमास, ये जब बताया है हेतु, तो वहां पे बद्ध और अबद्ध मेद के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि ऐसा मेद जो अपाचित है वो विकृत स्वरूप का अबद्ध मेद है, और बद्ध मेद भी है, मतलब वो विकृत मेद है जो उत्पन्न हो रहा है। अब ये अस्थाई मेदो धातु की विकार है, वह शरीर में एक्स्ट्रा जमा हो रहा है, और वो जमा कहाँ हो रहा है कि पूरे शरीर में जमा हो रहा है, वो अपने रक्त वाहिनियों में जमा हो रहा है। और यही चीज जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें हाइपरलिपिडीमिया, एलडीएल की वैल्यू बढ़ी है, एचडीएल, एचडीएल का तो अच्छा रहता है, वो तो रेंज में रहा तो हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो इसके लिए अब ये हाइपरलिपिडीमिया हो गया, तो मॉडर्न साइंस के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्या डायग्नोस करते हैं कि ये अगर लिपिड ज्यादा बढ़ गया तो कोरोनरी हार्ट डिजीज होगा। कोरोनरी आर्टरी जो रहती है वो अपने हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, अगर वहां पे ब्लॉकेजेस होने लगे, और ये क्योंकि ये लिपिड जो रहता है एलडीएल वो स्निग्ध पदार्थ रहता है, मेद जो रहता है वो स्निग्ध रहता है, बहुत ज्यादा अपाचित रहता है, स्निग्ध रहता है, निकलता नहीं है। जैसे कि आप लोग के कोई पाइप में चिकनाहट भरा कोई कचरा जमा हो जाए तो उसको निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से कोरोनरी हार्ट डिसऑर्डर हो सकता है, सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, या आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, या फिर आर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ जाते हैं हमारे उसमें, मतलब जो अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें वो जमा हो जाता है, और फिर वो घट होने लगता है, सूखने लगता है वायु के प्रकोप से। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर ऑर्गन डैमेज होने लगता है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मायोकार्डियल इंफाक्शन होगा, इंफाक्शन मतलब कहीं ना कहीं वो सूख रहा है वो भाग, या फिर हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लॉक हो रहा है, ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो ऐसे में आयुर्वेद जो है वह, और दूसरा क्या है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होता है, फिर कंजेस्टिव वेंट्रिकुलर फेलियर या डिफॉर्मिटीज, ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं। तो हम लोग को ना, और फिर आर्थेरोस्क्लेरोटिक कंडीशंस आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इंसान मोटा दिखाई दे, इंसान पतला भी रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन उसमें ये सारकिट्य विभाजन जो है वह विकृत होने की वजह से हाइपरलिपिडीमिया ऐसा कंडीशन आ जाता है, और ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, और आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप कितना भी खाने का परहेज करिए कि हम वेट कम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा फैट्स वाली चीजें नहीं खा रहे हैं, हम तेल वाली चीजें नहीं खा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है कि मेद धातु बनता है, अगर हम रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उससे मेद बनता है। ऐसा जो नहीं कि तेल और मिर्ची, तेल और डालडा खाने से ही एलडीएल बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये बनता ही है। तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो शरीर को जितना जरूरी है उतना ही खाना चाहिए, और हर इंसान के लिए, पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर इंसान के लिए जितनी आहार मात्रा होती है उतना ही खाना चाहिए। और त्रिविध कुक्षीय का जो वर्णन किया गया है अपने चरक संहिता में, कि हमें अन्न एक भाग द्रव पदार्थ लिक्विड और एक भाग खाली रखना है, भरपेट नहीं खाना है। यह चीज माना नहीं जाता है, क्योंकि भूख लगी रहती है तो लोग बिना चबाए जल्दी जल्दी खा लेते हैं, और वो ओवर ईटिंग हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो अब इसके कॉजेज क्या रहते हैं, कुछ प्राइमरी कॉजेज रहते हैं, कुछ सेकेंडरी कॉजेज रहते हैं। प्राइमरी कॉज, अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये जो अच्छे से डिजाइन करके सर ने हम लोग को दिया है ना, सर हमको जो देते हैं नोट्स, वह आप लोग को जरूर काम आने वाला है, इसलिए मैं आप सभी को देने वाला हूँ। पहले आप लोग ये सुन लीजिए, ये सारी बातें जो आप लोग को काम आने वाली है। तो इसके कुछ प्राइमरी कॉजेज होते हैं हाइपरलिपिडीमिया के, जैसे कि अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है बचपन से ही विकृत है, जेनेटिकल ओरिजिन है, कि वो पूरे खान, ऐसे ही है कि जो भी हम तेल वाली चीजें खा रहे हैं वो पचता ही नहीं है, तो ये हाइपरलिपिडीमिया वो उनके पूरे मतलब वो खानदान में आनुवंशिक रूप से आएगा। दूसरा क्या है कि कुछ एंजाइम्स रहते हैं शरीर में जो हमारे लिपिड को मेंटेन रखते हैं, एचडीएल को और एलडीएल को मेंटेन रखते हैं। अगर वो एंजाइम्स नहीं है तो स्नेह का पाचन नहीं होगा, हम फैट्स, अब अगर आप लोग देखेंगे तो चावल में भी तेल होता है, गेहूं में भी तेल का प्रमाण होता है, थोड़ा होता है, अगर क्योंकि वो राइस ब्रेन ऑयल ऐसा बना के करते हैं, बेचते हैं, तो चावल में भी तेल होता है। लेकिन अगर फैट मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है,
फैटी एसिड्स नहीं बन पा रहे, तो उसका मतलब है कि एंजाइम्स जो है शरीर में नहीं निर्माण हो रहे हैं जो खाना पचाते हैं। एक तरह से आयुर्वेद में पित्त जो है वो ऐसा पित्त नहीं तैयार हो रहा है जो मतलब स्नेह का पाचन करे। जैसे कि एलपीएल करके एक एंजाइम होता है, एसीटीआई, एसीटीएल और एचएसएल, ये तीन तरह के एंजाइम्स अगर मिसिंग होते हैं, ये मॉडर्न डॉक्टर्स ने रिसर्च करके बताया कि अगर ये एंजाइम्स नहीं रहते हैं, शरीर में सिक्रीट नहीं होते हैं, तो स्नेह का पाचन होता ही नहीं है, शून्य होता है। अब आयुर्वेद के हिसाब से क्या सोचते हैं वो मैं बताऊंगा, पहले एलोपैथी के हिसाब से क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा तेल और ये घी, घी खासकर भैंस का घी बहुत ज्यादा खाया जा रहा है ना, भैंस का घी खाया जा रहा है। और बीच में जब हम लोग बचपन में छोटे थे, 80s में ये डालडा का जमाना आ गया था। उसमें क्या करते थे, मूंगफली का तेल में हाइड्रोजन गैस छोड़ते थे, तो हाइड्रोजनेटेड होने से वह डालडा बनता था, और डालडा का प्रचार टीवी में आता था। उस टाइम पे टीवी का एक ही चैनल होता था, डीडी नेशनल, और उसमें डालडा का बहुत पीला कलर का डब्बा आता था, टिन टिन का डब्बा आता था, और 5-5 किलो 10-10 किलो का ऐसा डालडा आता था, क्योंकि लोग घी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इंडिया जो था गरीबी से फिर स्वतंत्रता की तरफ जा रहा था, तो उस टाइम पे लोगों को खाने का भी अच्छा था, और तो डालडा जो था वो सस्ता होता था, तेल से भी सस्ता होता था, और बहुत ज्यादा बिका। लेकिन उसके बाद में हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। लेकिन अभी भी बिकता है, मार्केट में बिकता है, पूरी तरह से धड़ल्ले से नहीं बिकता लेकिन बिकता है। तो उससे बहुत ज्यादा अर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आने लगे हार्ट में, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बंद कर दिया। तो एक ये हो गया। या फिर कुछ लोग ना रोज सुबह दोपहर शाम तेल वाला चीजें खाते हैं, जैसे उनको रोज तीनों टाइम चमचमित मतलब चटपटा खाना है, जैसे पकोड़े खाने हैं, डीप फ्राइड जो रहता है, या फिर बाहर का जो वड़ा पाव वगैरह है, वड़ा बनाते हैं वो बहुत ज्यादा तेल में पकाया जाता है, तो जिसमें तेल ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करने वाले उनको ये रहता है, उनको चांसेस ज्यादा रहते हैं हाइपरलिपिडीमिया के। या फिर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उनको ये हो जाता है। और दूसरा बात है कि मैदा की चीजें ज्यादा खा रहे हैं। मैदा जो रहता है वह फाइन पाउडर, फाइन आटा ही रहता है, तो मैदा अगर ज्यादा खाएंगे तो पेट में चिपक जाता है। जैसे ब्रेड खा रहे हैं, पाव खा रहे हैं, या फिर मैदा का जो पिज्जा खा रहे हैं, सड़ा हुआ मैदा को सड़ा के टेस्टी बना के और उसमें मसाले वसाले डाल के पिज्जा खाया जाता है। ऐसे मैदा के बहुत सारी चीजें आजकल खाई जा रही है। या फिर जो तंदूरी रोटी रहती है, वह भी बहुत ज्यादा मैदा से ही बनता है। वो इतना वो रहता है कि चबाया भी नहीं जाता, इतना वो अजीब तरह का रहता है। नॉर्मल जो रोटी रहता है इसमें रफ फेज रहता है, फाइबर्स रहते हैं। ये रोटी जो नॉर्मल हम खाते हैं जिसमें थोड़ा सा भूसा का भाग रहता है, ये अच्छा रहता है। और पहले के जमाने में लोग ना गेहूं लेके आते थे और वो चक्की में पिसवाते थे, फ्लोर मिल में पिसवा के वो लाते थे, वो सबसे अच्छा था। लेकिन उसका कलर कुछ अजीब होता था, तो लोगों ने क्या किया कि अभी बने बनाए जो है रेडीमेड आटा वो खाने लगे, तो वो पूरा फाइन होता है, उसमें मैदा मिला के और बेचते हैं, आशीर्वाद आटा वगैरह। तो ये बहुत खतरनाक है। मैदा जो है ना वो मेद धातु को डायरेक्ट बनाता है। बिस्किट्स जो है, बिस्किट का प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग बिस्किट और अलग अलग तरह के वो मतलब क्रीम वाला बिस्किट है और मारी गोल्ड और क्या क्या कितने सारे वो ले रहे हैं बिस्किट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि अगर बिस्किट ही खाते रह रहे हैं लोग, और अपना जो स्टेपल फूड है, हमारा जो नॉर्मल भारतीय खाना है, कि हम लोग जैसे खाने में षड रसात्मक आहार का सेवन करते थे, जिसमें दाल रोटी सब्जी मिठाई और करेला और मतलब मधुर तिक्त कटु तिक्त कषाय रसात्मक आहार, वो सब बंद हो रहा है। और मैदा की चीजें ज्यादा आ गई है खान पान में, या मैगी जो नूडल्स खाया जाता है, मैगी नूडल्स, या चाइनीज खाने में इतना सारा वो जो मैदा रहता है, वो सब खाने से क्या होता है, या फिर मंचूरियन रहता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान करती है। एक बार खाए तो ठीक है, लेकिन रोज अगर खाया जा रहा है, रोज खाया जा रहा है, तो वह ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, लिपिड प्रोफाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस लाता है, और उससे हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। सेकेंडरी कॉजेस क्या रहता है कि अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ऐसे दवाइयां दिया जाता है, जो जैसे मतलब स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन रहता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिया जाता है। वो अपने शरीर में मंदाग्नि करता है, और मेदो धातु को ना पूरी तरह से वो ऐसे कंट्रोल में रखता है, लेकिन वो ठीक नहीं करता है पूरा। जो मतलब वो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, और उसको लेने के बाद भी आर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं, प्लेक फॉर्मेशन होता है।
उसके बाद भी वो पूरा पेशेंट ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा पाए गए हैं। उसी तरह से रीनल डिसऑर्डर होते हैं। अब ये चीजें, रक्त वाहिनियों में कुछ कचरा जमा हो रहा है तो वो किडनी में भी जाएगा, वहां की रक्त वाहिनियों में भी अवरोध करेगा। लीवर डिसऑर्डर भी है, क्योंकि लीवर में भी जा रहे हैं और वहां फैटी लीवर जैसे चीजें कर रहे हैं, किडनी में भी जाके तकलीफ कर रहा है। तो या फिर मधुमेह कर रहा है, सबसे खतरनाक मधुमेह। कहा, क्योंकि जहां पर भी मेद धातु की विकृति हो रही है और जलीय तत्व शरीर में बढ़ रहा है, धात्वग्नि मंद हो रहा है, वहां पे मधुमेह होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें ये तो देखना चाहिए कि यहाँ पे जो महास्त्रोतस है वहां पे अग्नि कैसे है, जाठराग्नि कैसे है, और मेदो धातु अग्नि कैसे है, इंसान मोटा है कि अपतर्पण जन्य उसके उस शरीर में व्याधियां हो रही है क्या, और कफ वाले चीजें बढ़ रहा है क्या, मेदवर्धक आहार हो रहा है क्या, सेवन हो रहा है क्या, वो हमें देखना चाहिए। दूसरा क्या है कि लेबोरेटरी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमें अच्छे से पता चलता है कि एलडीएल कितना बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड कितना बढ़ा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, वो जितने भी मार्कर्स रहते हैं वो हमको शरीर का पूरा अच्छे से जानकारी देते हैं। अगर वो बढ़ा है तो अलार्मिंग साइन है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस होगा। और फिर अगर हम लोग हार्ट में पेन होने लगा तो एंजियोग्राफी करके पता चलता है कि अरे हार्ट में इतने परसेंट ब्लॉकेजेस है, तो फिर एंजियोप्लास्टी किया जाता है, या फिर खून पतला करने की दवाई दिया जाता है, या फिर स्टेंट बैठाया जाता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट, आज वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। एलोपैथी साइंस बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से आज के जमाने में काम कर रहा है, लेकिन आयुर्वेद बेसिक पे काम करता है, मूल पे काम करता है कि हमें वो चीजें खानी ही नहीं है, हमें हेतु का सेवन करना ही नहीं है कि जो चीजें हमको शरीर को नुकसान दे। दूसरा क्या है कि अब ट्रीटमेंट में तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि आम दोष ना बने, स्थूल रूप में भी आम न बढ़े और सूक्ष्म रूप में भी आम न बढ़े। तो एक तो क्या है कि अध्यशन नहीं करना है, जैसे कि सुबह खा लिए, बिना भूख के खाना खा लिए, सुबह खा लिए, फिर उसके बाद में ऑफिस में गए तब खा लिए, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स ने बुलाया कि समोसा पार्टी करते हैं वहां खा लिए, फिर उसके बाद में शाम को आए, दोपहर को आए, वो खा लिए, मतलब खाते रहो खाते रहो। मैं ना एक अपनी सही सच्ची कहानी बताता हूँ। क्या हुआ कि मैं ना एक शादी में गया था 2006 में, कानपुर गया था। वो मेरे जो फुफेरे भाई है ना, उनके फुफेरे भाई की शादी थी। मैं कानपुर में गया था। तो जो लोग आए थे ना, जो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग आए थे, वो खाने के बहुत शौकीन थे। सबका पेट ऐसे गणपति की तरह ऐसे फुला हुआ था, और उनका वीक पॉइंट ये था कि खाना खाना है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो उनको चक्कर आता था, ऐसा उन लोग का कहना है। तो मैंने देखा कि वो लोग ना पूरा ऐसे सूटकेस भर के, और वो ऐसे मोटरी भर के पूरा, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे धोती से ऐसे बांध के घर से भी लेके आए थे, खरीदवा के भी लेके खा रहे थे। तो मैंने देखा कि एक अंकल थे, वो सुबह 4 बजे खाना खाए, उनको सुबह 4 बजे भूख लग गई, बिना ब्रश किए भरपेट खा लिए। फिर उसके बाद में वो वॉशरूम वगैरह जाके आए, और उसके बाद में 6 बजे खाने लगे, फिर उसके बाद में 9 बजे खाने लगे, फिर 10 बजे नाश्ता मिला वो भी खा लिए, फिर उसके बाद में लंच मिला वो भी खा लिए, बीच में मैंगो मिला वो भी खा लिए। तो फिर उन्होंने 4 बजे भी खा लिया। फिर जब बारात जा रही थी बस में, तो इतना ओवर ईटिंग किया था कि पेट इतना फूल गया था, और आकंठ प्राशन, कंठ तक उन्होंने खा लिया था। तो जब बस चलने लगा तो उनको ऐसे शरीर हिलने लगा, तो उनको उल्टी हो गई, उल्टी हो गई पूरा बस में, पूरा बस गंदा कर दिया। अब ये चीज अगर उल्टी हो गई तो तब तो नहीं खाना चाहिए ना। तो फिर वो शादी में गए, तो शादी में उनको मैंने मना किया कि आप मत खाइए, कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो क्यों खा रहे हैं। तो बोले अच्छा, मैं शादी में हूँ और खाना नहीं खाऊंगा, और उन्होंने दबा के फिर से खाया। शादी का जो खाना रहता है वो फुल खाया उन्होंने। फिर उसके बाद में वो फिर जाके बीमार पड़ गए और उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और वो अकेले नहीं थे, ऐसे उनके उनकी टीम थी जो खाने के लिए आती है शादियों में। तो ऐसा जो ये होता है ना, अध्यशन और राक्षसी वृत्ति की, बहुत ज्यादा खाना है, राक्षस राक्षस वाला वृत्ति होता है ना, कि अति सेवन करना है, इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा क्या है कि अकाल भोजन, आयुर्वेद में बोला है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए, रात को राक्षस लोग खाते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, शिफ्ट ड्यूटी पे काम करते हैं, या फिर लोग घर में मोबाइल पे इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहते हैं। आज आप देखेंगे ना, कहीं पर भी लोग फ्री बैठे हैं तो रील्स देखते बैठते हैं दिन भर। उसके पहले लॉकडाउन में टिकटॉक आया था, तो टिकटॉक में वो आते रहता था, लोग वीडियो बनाते थे और देखते रहते थे। अभी वो टिकटॉक बंद हो गया, तो इंस्टाग्राम की जो रील्स है ना वो दिन भर देखते रहते हैं।
तो इससे क्या होता है, और फिर उससे भी मतलब संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसे 4-4 घंटा रात को बीत जाता है तो नींद पूरी नहीं होती है और अपचन होता है, निद्रा भी पूरा नहीं होता है और व्याकुलता भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और उसकी वजह से अग्निमंद होता है, और सुबह फिर खाना खाना है क्योंकि टाइम हो गया है। तो ये बहुत सारा कंडीशन रहता है। और दूसरा क्या है कि एक ही चीज को अगर रोज खाते रहे तो वह भी शरीर को नुकसान करता है। आयुर्वेद बोलता है कि आप षड रसात्मक आहार का सेवन करिए, मतलब मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। तो कुछ लोग तीखा खाएंगे तो तीखा ही खाते रहेंगे, मीठा खाएंगे तो मीठा ही खाते रहेंगे, ऐसा आयुर्वेद को नहीं मान्य है। दूसरा क्या है कि आम पाचन जो होना चाहिए वह अच्छे से होना चाहिए, कि वो आम फॉर्मेशन होकर साइकिल तैयार ना हो और वो व्याधि उत्पन्न करे, वह नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि समान वायु जो है वह कंट्रोल में रहना चाहिए, कि समाग्नि जो है वो अच्छी रहे, दीपन पाचन होते रहे और आम पाचन होते रहे, ये हमें ध्यान में रखना है एज ए डॉक्टर, क्योंकि हम जानकार हैं, हमारे पास आयुर्वेद साइंस का नॉलेज है, पेशेंट को मालूम नहीं है। पेशेंट तो उसको इतनी बुद्धि होती, उतना उसको नॉलेज होता तो वो पेशेंट ही नहीं होता, या फिर नॉलेज होके भी प्रज्ञापराध कर रहे हैं। धी धृति स्मृति विभ्रंशियत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम विजानियत तत्त्रिदोष प्रकोपजम। जब ये बोलते हैं कि धी धृति स्मृति को भ्रंश करके जब अशुभ कार्य किया जाता है तो उसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। मालूम है कि वो नुकसान करेगा तब भी खा लो, क्या होता है इससे खाने से, क्या होता है। मैंने बहुत सारे पीसीओडी के पेशेंट देखे हैं, लेडीज लोग फाइब्रॉइड्स के देखे हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको मालूम है कि विरुद्ध नहीं खाना चाहिए, तब भी वो चाय कॉफी पी के और फिर पुलाव खाती हैं, फिर चाउमीन खाती हैं, फिर मंचूरियन खाती हैं, फिर उसके बाद ठंडा आइसक्रीम खा लेते हैं। मालूम होने के बाद भी ये जो प्रज्ञापराध किया जाता है, अभी हम अपने डॉक्टर लोग को जो देखते हैं वो अगर कर रहे हैं तो सामान्य जनता तो कर रहेगी। तो इस सब से क्या होता है, विरुद्ध अन्न जो खाया जा रहा है उससे भी आम की उत्पत्ति होती है, और वही जाके लिपिड प्रोफाइल बढ़ा के और बाद में तकलीफ देता है, और पीसीओडी फाइब्रॉइड और दुनिया भर की बीमारियां करता है। तो हमें ट्रीटमेंट में दीपन पाचन अनुलोमन करना चाहिए, और पेशेंट को जो पहले के भारतीय परंपरा में था कि हफ्ते में एक बार उपवास करना है भगवान के नाम पे, और मुस्लिम लोग तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि साल में एक बार रमजान का महीना पवित्र महीना होता है तो उसमें वो लोग उल्लंघन कर लेते हैं। हिंदुओं में भी बहुत अच्छा बनाया था कि प्रदोष का व्रत करना है, या फिर अमावस्या का, पूर्णिमा का, सत्यनारायण की व्रत करना है। तो आजकल उसको मॉडिफाई कर लिया गया कि व्रत है तो उसमें वेफर्स खा लो, शकरकंद खा लो, फिर मतलब दुनिया भर का कचरा भर लो पूरा। ये चीजें जो है ना शरीर को नुकसान, लंघन जो है, रसजानाम विकारानाम लंघनम परम औषधम, लंघन होना चाहिए। और जो हमारे इसमें बोला है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी तो बहुत ही कठिन है वो भगवान के लिए। तो हम कम से कम पानी पी लें, तृष्णा वेग को न रोके, लेकिन पानी पे रह के करना चाहिए ऐसा जो व्रत होता है, कि सारे स्रोत खुल जाए, वो सबसे अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि और ये नहीं सोचना चाहिए कि लंघन करने से हमको हाइपोग्लाइसेमिया होगा, हम वीक हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लंघन उतना ही करना है कि वात का प्रकोप ना हो, जितना कैपेसिटी हो उतना लंघन करना है। और औषध क्रिया हमें ये देखना है कि जैसे वो अच्छा होना चाहिए। अब खाने के बाद लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि दोपहर का खाने के बाद हमें थोड़ा सा वाम कुक्षी लेटना है, कि जितना ब्लड सर्कुलेशन पेट में जाए, और उसके बाद काम पे जाना चाहिए। कम से कम 10-15 मिनट तो लेटना ही चाहिए, या आधा घंटा तो वाम कुक्षी लेटना ही चाहिए। लोग क्या करते हैं, खाते हैं और तुरंत भागते हैं, बाइक उठा के तुरंत भागते हैं, तो ये वात रक्त की संप्राप्ति करता है। क्योंकि पहले के जमाने में लोग ऊंट पे ट्रेवल करते थे, और रूखा सूखा सत्तू वगैरह खाते थे, तेल मिर्ची मसाला सत्तू, और खा के तुरंत ट्रेवलिंग करते थे, और पैर लटका के रखते थे तो वातरक्त होता था। आजकल क्या है कि खाना खा के तुरंत बाइक से घूमने चले जाते हैं, ये गलत है। और संध्या काल में खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, थोड़ा वॉक करना है और उसके बाद सोना है, ये आयुर्वेद का नियम है। तो इसको हमें फॉलो कराना है। दूसरा जो रस रक्त मांस मेद, इस पे अच्छे से काम करे, और हमें हमारी मेद की धात्वग्नि को ना बढ़ाए, क्योंकि वहां पे समान वायु विकृत होता है, मेद की धात्वग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती है, दूसरे धातुओं की अग्नि मंद हो जाती है, और फिर क्या होता है, दूसरे धातुओं का पोषण नहीं होता है और केवल मेद बढ़ते रहता है, और हाइपरलिपिडीमिया नाम का बीमारी शरीर को तकलीफ देता है। दूसरा क्या है कि हमें एक्सरसाइज करना है, तो आयुर्वेद क्या बोलता है, अर्ध शक्ति व्यायाम करना है। अर्ध शक्ति व्यायाम करने से कभी भी बीमारी नहीं होती है, जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं उनको बीमारियां होती है। अब इसमें कोई ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ना अभी अपना कुछ व्यू बताइए हाइपरलिपिडीमिया में, आप लोग का क्या ओपिनियन है। चलिए कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर।
कंचन मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? अगर आप कंचन मैडम वहां बारिश नहीं हो रहा है तो आप कुछ बोलिए। या पल्लवी मैडम, आप लोकल में है क्या? लोकल ट्रेन में है क्या? हेलो। हाँ। हाँ जी, बोलिए मैम, नमस्ते। बोलिए हाँ आप। हाँ। हाँ सर। सर आपने जैसे कहा कि एलोपैथी के अकॉर्डिंग एंजाइम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर हमारे शरीर में अच्छे एंजाइम्स रहेंगे तो वो फैट डिस्ट्रक्शन या तो ब्लड क्लॉट डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। लेकिन वो एंजाइम आते कहाँ से है? अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे, हाँ। अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ही वो अच्छे एंजाइम्स तैयार हो जाते हैं जो ये काम करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमको गृहिणी पे काम करना जरूरी जरूरी है। क्योंकि जब हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, गृहिणी का काम अच्छा रहेगा, तभी अच्छे एंजाइम्स जो ये काम कर रहे हैं वो डेवलप हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यकृत का, कि मेटाबॉलिज्म जो कहा गया है कि मेटाबॉलिज्म का काम यकृत करता है। तो गृहिणी और यकृत यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए और आगे की संप्राप्ति होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ब्रेथलेसनेस होना, या तो चेस्ट पेन रहना, आगे जाके फिर हार्ट अटैक भी आना, और जो नसें है वो स्टीफ होना, तो ब्लड फ्लो कम होना, इस्चेमिक चेंजेस आना हार्ट में, ये आगे जाके ये संप्राप्ति डेवलप हो जाती है। तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए पहले ही हम अगर गृहिणी और यकृत के ऊपर काम करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इसमें सर डाइट के लिए तो जैसे आपने बोला कि जो ऑयली खाना नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज अगर हम मात्रा में खाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर मात्रा के विपरीत, अगर मात्रा ज्यादा होती है तो फिर वो हमारे शरीर के लिए नुकसान ही देती है। जैसे कि लोगों को अभी बारिश का मौसम है तो पकोड़े खाना बार बार, या तो रात को भी पेट भर के अभी चटपटा खाना खाने का मन करता है, तो कुछ चटपटी चीजें खाना, वो जो पनीर वगैरह है वो खाना, वो लोगों को पसंद है। तो वो थोड़ा सा पेशेंट को बोलना चाहिए कि ऑयली खाना जो बहुत बार वड़ा पाव जो तला हुआ होता है वो खाना अवॉइड करना चाहिए। या तो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और रात को जो पेशेंट जो बहुत पेशेंट मैंने देखे हैं कि वो रात को 10 बजे और 11 बजे बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहते हैं कि रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, और सब्जी भी चाहिए। तो और क्वांटिटी भी ज्यादा रहता है। तो रात का खाना 7:30 के बजे का जो खाना है वो जितना शरीर को जरूरी है उतना ही लेना चाहिए, और कम से कम लेना चाहिए, और लाइट लेना चाहिए। यहाँ पे कैसा होता है, लोग 3-3 बजे पाव भाजी खाने वाले लोग भी मिलते हैं। रात को 3 बजे रात को खाने वाले भी लोग बहुत है। तो वो रात का जो खाना है वो बहुत मैटर करता है। अगर रात का खाना अगर ज्यादा हो जाता है तो हम रात को खाते और सो जाते हैं तो डाइजेशन अच्छे से होता नहीं है। और डाइजेशन नहीं होगा तो फिर ये पूरा संप्राप्ति तैयार हो जाती है। दूसरा है कि एक्सरसाइज करना। अभी क्या हो रहा है कि सब लोग एसी में बैठ के ऑफिस को जाते हैं, शरीर को एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर वो जो खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है और वो फैट ऑटोमेटिकली डेवलप कर रहा है। तो इसके लिए गृहिणी के लिए पहले तो त्रिकटु है, या तो आरोग्य वर्धिनी है जो सार पित्त विभाजन अच्छी करेगी। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालेगा, और सार भाग अगर अच्छा होगा तो एंजाइम्स भी अच्छे तैयार हो जाएंगे, फैट भी नहीं हो जाएगा। तो फिर वो हम दे सकते हैं। मेदोपाचक है, रक्तपाचक है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। उसके साथ साथ अगर अर्जुन भी हम ऐड करेंगे जो हार्ट के लिए एक आगे जाके प्रॉब्लम नहीं करेगा। रक्तपाचक इसलिए कि सीरा सीरा कंडरा का वो अच्छे से मेंटेन करेगा। तो ऐसे सर बहुत सारी दवाई है बाकी भी। तो हम चालू करते हैं तो पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलता है। और एक्सरसाइज एडवाइस करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम बोलना जरूरी है, क्योंकि हम सुबह उठ के जब प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर जाता है, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। बहुत अच्छा बताया मैम, पल्लवी मैम। मैं चाहूंगा डॉक्टर अभय सोनवने सर, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए। आपके पेशेंट का अनुभव या जो भी आप बोलना चाहते हैं बोलिए सर, नॉन स्टॉप बोलिए अब। जी सर, नमस्ते सर। सर मेरा खुद का ही अनुभव बताता हुआ, मेरा हाँ। ये प्रयत्न
7 साल तो बाहर ही खाना खाया। कॉलेज लाइफ से लेके तो ड्यूटी करने तक बहुत ही खाना बाहर का ही हुआ। उसी के वजह से मेरे को ज्यादा तकलीफ हुई इस सब चीज। क्या तकलीफ हुई? वही हार्ट अटैक आया, उसमें स्ट्रेस, डायबिटीज बैठा, और बे टाइम, क्योंकि ड्यूटी के टाइम खाना शाम का तो नहीं मिलता था, कभी भी रात में भी खाना पड़ता था। ये होता था मेरे से। और बाहर होटल में ही खाना 90% होता था हमारा रात का। तो खाने में क्या खाते थे? ऐसा होटल का क्या होता था? हाँ, होटल में तो क्या रोटी मिलती है ना, वो तो मैदे की ही बनती, गेहूं की तो तंदूरी बनती रोटी। नहीं है। हाँ, तंदूरी। हाँ, और बाकी का चीज में तो वो क्या है, वो ऑयल क्या यूज करते हैं ये नहीं, वो पता नहीं रहता अपने को। मोस्टली पाम तेल यूज करते हैं 90% लोग, सस्ता मिलता है सबसे, और वो ही करते हैं। अभी बड़े बड़े होटल में कारपास ऑयल यूज करते हैं, लोगों को लगता है, पर वो भी कारपास ऑयल यूज करते हैं ज्यादातर, जितने भी कॉटन ऑयल। सीड ऑयल। तो सर, हाँ आपको ये सब जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा था तो क्या तकलीफ, क्या फील होता था शरीर में? मतलब क्या फील? सर, तकलीफ ये होता था कि पहला बॉडी वेट गेन हुआ मेरा। जी। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता था, पर बॉडी वेट बहुत बढ़ते चला था मेरा। जी। वेट मतलब गेन होने के वजह से मेरे को बहुत तकलीफ हुई उसके बाद, पर रिड्यूस करने का तो क्या मतलब कोशिश सांस किया, लेने में पर तकलीफ? जी। सांस लेने में नहीं भाई, तो चलता फिरता सभी करता था, लेकिन नींद नहीं पूरी होती थी, और बे टाइम खाना, ये दो चीज होती थी मेरी। और जी। कभी कभी नाइट में डिलीवरी का मेडिकल ऑफिसर नहीं रहा, तो फिर नाइट भर तो वो डिलीवरी वगैरह करना पड़ता था, सब एमटीपी वगैरह करते बैठते थे, बहुत उसमें स्ट्रेस हो जाता था, तो उसी की वजह से सब इनबैलेंस हो गए। और सर, अभी आपने ट्रीटमेंट लिया शोधन और शमन, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? वो अभी अच्छा है, पर ये अभी क्रिएटिन बढ़ा है। और क्रिएटिन सर, मैंने 3 दिन केला खाया, उसके बाद मेरे बॉडी के ऊपर स्वेलिंग जैसा और चेहरे पे स्वेलिंग जैसा है। सर, और उसमें केला जो पाँच, रहता है वो कफ बढ़ाता है और उसमें पोटेशियम रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, उसी की वजह से क्रिएटिन बढ़ा है, और वो थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा फेस पे आ रहा था। कोई बात नहीं, वो हटा के पुनर्नवाष्टक क्वाथ ले लीजिए। केला बंद ही कर दीजिए आप 2 साल 3 साल। हाँ, नहीं, अभी ये चालू किया है ना आपने, चंद्रप्रभा और हाँ। गोक्षुरा गूगल बोला है, वो तो चालू हाँ। किया है। हाँ। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे लेता हूँ मैं। तो उससे यूरिन आउटपुट बढ़ा है क्या आपका? नहीं सर, उतना कुछ नहीं बढ़ा है। अच्छा, ठीक है। तो वो ठीक हो जाएंगे, क्रेाटिन ठीक हो जाएगा। इतना घबराने वाली बात नहीं है। वो ठीक है सर। टेम्पररी था, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है सर। ठीक है। हम कंचन मैडम से बात करना चाहेंगे। कंचन मैडम, आप सुन पा रही हैं क्या? कंचन मैडम, वीना मैम, कुछ बोलिए आप लोग। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग हमारे साथ। कंचन मैडम शायद चली गई। कंचन मैडम नहीं दिख रही हैं। वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी कि मैं ही बताऊं? शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वीना मैम, बताइए। हाँ सर। बोलूं क्या सर? हाँ, जरूर बोलिए। मेदोवह दुष्टि के कारणे, मेदोवह स्रोतस्य दुष्टि के कारण में बता दिया है। अव्यायामात् दिवा स्वप्नान् मेद्यानां च अतिभक्षणाम् मेदो वाहिनी दुष्यंती। इस कारणों से आपने वो सब हेतु बता ही दिए, वो सब हेतु मेदोवर्धक ही है। मेद से श्रोतरोध हो जाता है, और अन्य धातुओं का पोषण आपने वही बता दिया कि बीच बीच में ये मेद धातु है, रस रक्त मांस, बीच में मेद, और इसके बाद और 3 अन्य धातुओं का पोषण नहीं होता, क्योंकि वायु का विमार्ग गमन होता है, और ये वायु जब कोष्ठ में जाता है तब अग्नि का संदुक्षण होता है, और उन लोगों को जिनका मेद भरा हुआ होता है उनको सतत उनको हमेशा भूख ज्यादा लगती है, और वो खाते भी अधिक है और पचाते भी है। इससे क्या होता है कि मेद वर्धन अधिक होता है, और अन्य धातुओं का पोषण नहीं होता, और ये विष चक्र, ये साइकिल चलता रहता है। अस्थि मज्जा शुक्र इनकी विकृति हो जाती है, और प्रतिलोम गति से रस रक्त मांस की भी अ, विकृति हो जाती है।
इसके मेद व स्रोतस दुष्टि की लक्षण है, वो सब प्रमेह के ही पूर्व रूप होते हैं। इस पूर्व रूप में स्पीक उदर, अभी डॉक्टर अभी बोल रहे थे, डॉक्टर सोनवणे जी, उन्होंने बोल दिया कि वेट बढ़ गया। वैसे स्पीक उदर आदि की मांस की वृद्धि होती है। उन व्यक्तियों को आलस्य ज्यादा आता है, दौर्बल्य रहता है, छोटे छोटे काम करने के बाद भी श्वास लगता है, अति क्षुधा रहती है, तृषा रहती है, स्वेदाधिक्य होता है, और दौर्बल्य तो रहता ही है। वाग्भट जी ने कह दिया है कि कार्शमेव वरम स्थौल्या नहीं स्थौल्यस्य भेषजम। इसमें लेखन क्षरण करना है, तो आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें जब हम लेखन काम करते हैं तो वात प्रकोप हो जाता है। इस प्रकार विरुद्ध उपक्रम हमें इस प्रकार चिकित्सा करनी पड़ती है। इसलिए स्थौल्य कम करना या मेद धातु कम करना ज्यादा तकलीफ देने वाली गोष्ट है। इसमें आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें ज्वार की रोटी, नाचनी, बाजरा, वरी, व्यायाम करना, जागरण करना, थोड़ी सी त्रासन चिकित्सा यानी मानसिक चिंता आदि, इससे थोड़ा वेट कम हो जाता है। मृदु विरेचन के अनुलोमन थोड़ा करना पड़ता है। गोमूत्र है या गोमूत्र हरित की मध या गुग्गुल, इसमें त्रिफला गुग्गुल है, लेखन करता है, वो शिलाजतु है, कुछ आरोग्यवर्धिनी का थोड़ा उपयोग होता है। और उष्णोदक, उष्णोदक यानी एक ही टाइम पानी उबाल के रखना ऐसा नहीं है, हर टाइम जब जब पानी पीते हो तब तब उष्णोदक यूज करना। और उद्वर्थन उद्वर्थन ये हाँ, उद्वर्तन ज्यादा करना बहुत सही रहता महत्व, है। जी। उद्वर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो त्रिफला लोध्र सूक्ष्म चूर्ण से उद्वर्तन करना, उससे भी स्थौल्य कम हो जाता है। थैंक यू सर। जी, मैं कंचन मैडम का बहुत वेट कर रहा हूँ। कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? एक्चुअली ना यहाँ पर नेट का क्या प्रॉब्लम हो जाता है पता नहीं, एक हाँ। महीने से नहीं चल रहा है सर, इसलिए मैं ज्वाइन भी नहीं कर पा रही हूँ। ज्वाइन करती हूँ तो वो मैं बात करने जाऊँ तो वो कट जाता है पूरा। जी हाँ। सर। अभी बहुत अच्छा बताया सर आपने, और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा बताया। और बस मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि मेरा एक पेशेंट है, उसका ना LDL करीब करीब 250 आया था। तो मैं 3 महीने से उसको सब ट्रीटमेंट दे रही थी, और जो मैं ट्रीटमेंट दे रही होती वो काफी हद तक मतलब कारगर ही थी, कि जो मैं हर पेशेंट में दे रही हूँ, या फिर जो सोच के दे रही हूँ, या फिर जो डाइट उनको बता रही हूँ, तो उस पेशेंट में मुझे ना रिजल्ट ही नहीं दिख रहा था, कि मुझे लगा कि ये क्यों कम नहीं हो रहा। तो मैंने बहुत सारे उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे फूड में, फिर भी वो पेशेंट मुझे बिना बताए ही वो कंटिन्यू कर रहा था। उसमें एक मेन हेतु मुझे आजकल लगता है बेकरी प्रोडक्ट्स खाना। इसमें ना बेकरी प्रोडक्ट्स में जैसे हर एक मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, सुबह उठने के बाद उनको चाय, टोस्ट, खारी, बिस्किट्स, स्पेशली ये मॉर्निंग में उठने के बाद उनका वो ब्रेकफास्ट होता ही होता है। और आजकल तो जैसे पेस्ट्री, पिज्जा, पास्ता, और ये मायोनीज वगैरह, ये भी सब चीजें चल रही है। मैंने तो एक छोटी 18 इयर्स की बच्ची में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखा था। एक पेशेंट था सर, उसका ट्राइग्लिसराइड्स एकदम 900 पे गया था। उसको पूरा कट डाउन कराया था हम लोगों ने, जो भी हाँ वो खा रहा था उसको वॉकिंग करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना सब स्टार्ट कराया था उसको। सबसे पहले तो एक लंघन ट्रीटमेंट, लंघन दीपन पाचन लंघन स्टार्ट किया था। उसके साथ बहुत सारी मेडिसिन, जैसे मैं मोस्टली जैसे अर्जुन को आद देती हूँ, उसमें दालचीनी ऐड करके हम देते हैं। हृदयामृतवटी भी बहुत अच्छा काम करती है। लौकी का जूस जो होता है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है इसमें। इसमें अभी एक लिपिडॉम करके टैबलेट आई है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। अर्जुन घनावटी बहुत अच्छा काम करती है। और जो थोड़े मोटे टाइप के लोग होते हैं उसमें
मेदोहरवटी, वेडगो वगैरह ये भी ऐड करते हैं। पर ऐसे नहीं है कि हर एक मोटे पेशेंट में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आए। ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं कि बिल्कुल जैन फैमिलीज है जो कि नॉनवेज नहीं खा रहे हैं पर बाकी ये चीजें बहुत सारी खा रहे हैं, जैसे पास्ता है या पिज्जा है। घी एक अच्छा क्वालिटी का अगर नहीं है तो वो भी ज्यादा खाने में, मतलब उनका खाना भी घी में ही बनता है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत लीन एंड थिन भी हो पेशेंट तो भी उसमें भी कोलेस्ट्रॉल दिखता है सर। और हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से उसको अगर ट्रीट करते हैं, जैसे आपने वो बोला कि मेद धातु का ही यहाँ पे हमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है, बाकी धातुओं के साथ भी हमें इसको थोड़ा सा सोच के ही ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। जैसे इसमें मैंने अभी जितनी भी मेडिसिन बताई बहुत अच्छे से काम करती है। लिपिडॉम करके जो टैबलेट आ रही है ना, उसमें जैसे अर्जुन है, लौकी है, और दालचीनी है, उसकी कंटेंट्स काफी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल ये थोड़ा सा रिलेशन वहां पे दिखता है। तो ये जरूर है कि जैसे आपने बोला कि आस्य सुखम, तो ये जो बहुत सारे लोगों में यही प्रॉब्लम होती है कि आजकल सिडेंटरी लाइफ है। कोरोना पीरियड में तो सभी लोग घर पे ही बैठे हुए थे, वो पीरियड में भी हमने बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ के देखा है। और जो बिल्कुल डालडा वाला जो एक केस आपने अभी बताया था कि डालडा बहुत यूज होता था, तो सच में ये हमारी हमारी जनरेशन से पहले वाली जो जनरेशन रही है, मतलब हमारी मम्मी पापा साइड वाली जो जनरेशन रही है, उनमें सच में हमने बहुत सारे हार्ट पेशेंट देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं वो एज के। और अभी का जो जनरेशन है कुछ जो कि बहुत अच्छे से मतलब डाइट फॉलो करता है, प्राणायाम योगा करता है, तो उसमें काफी हद तक बीमारियां कम भी दिखते हैं। हम जो कि डाइट कॉन्शियस है, प्रॉपरली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें दिखता है कि वो फिट एंड फाइन है। पर ऐसे लोग भी हैं कि जो सब डाइट बिना डाइट के योगा प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उनमें इतना ज्यादा इफेक्ट हमें नहीं दिखता है। क्योंकि कैसे कहीं ना कहीं हेतु तो जा ही रहा है, वो बहुत उनको लगता है कि मैं 50% अच्छा का, मतलब उनको लगता है योगा प्राणायाम वॉक ये सब करने के बाद हम बीमारी ना पड़े कभी। ऐसे उनको लगता है मैं कुछ भी खाता पीता रहूं वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा, पर ऐसे नहीं होता है। हमें दोनों चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब ये आयुर्वेद जो पैथी है वो बैलेंस की पैथी है, मतलब हम वायु पित्त कफ को हम बैलेंस रखेंगे तो हमारी बॉडी भी बैलेंस रहेगी। जी सर। और क्या है ना, जब हम बोलते हैं कि स्थूल प्रमेही, कृश प्रमेही, बलवान प्रमेही और दुर्बल प्रमेही, इसका मतलब केवल प्रमेही नहीं, ऐसा 4 कैटेगरी हर व्याधि में हमें देखना चाहिए। इंसान पतला है, कृश है, लेकिन उसका भी लिपिड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेदोवर्धक चीजें खा रहे, कम खा रहे, लेकिन वो खा रहे, उसकी धात्वग्नि मंद है, दूसरी धात्वग्नि मंद है और मेद की धात्वग्नि विकृत है। तो ये भी रहता है। तो इसमें हम लोग क्या मेडिसिन ले सकते हैं? तो इसमें त्रिउष्णादि लौह हाइपरलिपिडीमिया के लिए बहुत अच्छा रहता है। त्रिउष्णादि लौह मिलता है मार्केट में, रसोन पिंड मिलता है, लहसुन जो रहता है वो बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देता है। और नवक गुग्गुल है, अर्जुन शीरपाक है, कुटकी कषाय है, उसी तरह से हम लोग पटोल कटुर आदि कषाय है, फिर निम्ब तोकादि कषाय है, पटोल मूलादि कषाय, निम्ब तोकादि कषाय, फिर नीम, पटोल, कल्याणक गुड़, इंद्रवारुणी, अविपत्तिकर चूर्ण, ये बहुत ही अच्छे से रुक्ष विरेचन करता है। पेट साफ अच्छे से होते रहेगा, दीपन पाचन अनुलोमन होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम। और यहाँ पे तिक्त रस और कषाय रस और कटु रस बहुत अच्छा काम करता है, जो स्नेह का पाचन करता है, धातु अग्नि को बढ़ाता है। इसमें पूर्व कर्म में जरूरी नहीं है कि हम स्नेहन करके कुछ करें, हम डायरेक्ट भी वमन करा सकते हैं और कम घी दे के भी हम वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं। इसी तरह से शमन कषाय में गुडुच्ची आदि कषाय देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वासा गुडुच्ची आदि कषाय, अमृता षडंगम कषाय, तिक्तक कषायम, महातिक्तक कषायम, द्राक्षादि कषायम, फिर मृद्विकादि, मृद्विका मतलब मनुका से बनाया हुआ कषायम, फिर षडधरण चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, फिर ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, कल्याण गुड़म, षडधरण गुलिका, भूनिम्बादि क्वाथ, फिर क्वाटस त्रिफलादि योगम, पिपल्यादि लोहम, फिर पुनर्नवा मंडूर। पुनर्नवा मंडूर में गोमूत्र रहता है जो एचपी लेवल को अच्छा करता है और वो लेखन कार्य करता है थोड़ा। और कोलकुलत्थादि कषायम, उसका उद्वर्तन भी करा सकते हैं चूर्ण का, और पीने के लिए भी। फिर सप्तसार कषायम, चित्रा ग्रंथ्यादि कषायम, वर्ण आदि कषायम, पंचकोल चूर्ण देते हैं। फिर अय भृंगराज चूर्ण, फिर अग्निमुख चूर्ण है, व्योषादि चूर्ण है, अयस्कांत सिंदूरम है, त्रिकटु टैबलेट,
शिवा गुलिका जो है हाइपरलिपिडीमिया में, शिवा गुलिका अच्छा काम करता है। नवायस लॉ है, मंडूर वटक है, फिर मातुलम स्वरस है, जो दीपन पाचन करे और लेखन करके सारा चीज निकाले। इसी तरह से धात्री लौ है, सप्तामृत। लौह के कल्प जो रहते हैं वो हाइपरलिपिडीमिया में बहुत, क्योंकि लौह जो है वो लेखन भी करता है, रक्ताणुओं को भी बढ़ता है और लेखन भी करता है। तो धात्री लौ है, सप्तामृत लौ है, यष्टि मधु लौ है, त्रिफला लौ है, शतावरी मंडूरम, पुनर्नवा मंडूरम, फिर नवायस चूर्णम, अयस्कन सेंदुरम, मंडूर वटकम। बहुत ही अच्छे दवाइयां हैं अपने आयुर्वेद में। त्रयंत्यादि कषायम, नेग्रोदादि कषायम, आरक वदादि कषायम, फिर अगर कृमि भी है तो कृमिघ्न कषायम, फिर षडधरण चूर्ण मैंने बता दिया। त्रिफला गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। आरोग्यवर्धिनी वट्टी, बिल्वादी कुटिका, फिर गुग्गुल के जितने भी कल्प हैं, अगर सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी भी दे दिया जाए, अमृता गुग्गुल, केशर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, इससे भी बहुत ही अच्छा फायदा हाइपरलिपिडीमिया में होता है। जैसे लुद्रासव, मधुकासव, ये देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? डॉक्टर मनीषा मैडम, आप ये टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगी? आपका अनुभव बताइए, अगर पेशेंट नहीं देख रही हैं तो बताइए। हाँ जी, प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम, बताइए। सर सब कुछ तो बहुत, निदान तो आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिए, मैडम ने भी बहुत बताया, अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ। अतीव सार रक्तता ने रक्त का प्रसादन या धमनी जन जो काठिन्य है उसके प्रभाव से हृदय तक रक्त वाहिनियां बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाना, और जो हम मॉडर्न टेस्ट में कराते हैं एलडीएल ज्यादा बढ़ा रहना, ये हमारे लिए एक तो लक्षण मिल गया कि हमको ये चीज बढ़ा है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि हम जो खान पान आहार विहार अभी ले रहे हैं, और बार बार पेशेंट को जब एसिडिक रिएक्शन होता है, एसिडिटी आती है, अम्लता बढ़ती है, तो अम्लता ही जा करके धीरे 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 जाके धमनियों में जाके कठिनता को उत्पन्न करता है और उसके मार्ग को अवरुद्धता उत्पन्न करता है। तो हमारा जो रक्त संचरण है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो पाता है, इसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम आता है। हाइपरलिपिडेमिया का अभी केस ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बहुत अननोन है, और जागरूक होने के बाद भी, इतनी जानकारी होने के बाद भी हमारी दैनिक जो दिनचर्या है, खान पान आहार विहार। जी मैम, आपका आवाज चला गया। हाँ जी, हाँ जी बताइए। आ रहा सर, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। जी जी, मेरे घर में भी ऐसी है, थोड़ा कंपनी के द्वारा टेस्ट होता है, सब चीज होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बढ़ गया है, तुरंत एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस कर दिया जाता है, इतना फास्ट। भाई पहले अपना डाइजेशन देखो, दीपन पाचन देखो, और इसके लिए बहुत सारी आयुर्वेद में औषधियां हैं, इसको लीजिए। तो लेने के बाद उनका दिमाग बार बार यही रहता है कि अरे हमको तो अब ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, ये है वो है। लेकिन 8-15 दिन देने के बाद और फिर टेस्ट कराए सर, और एकदम नॉर्मल आया, एलडीएल भी अच्छा आया, कोलेस्ट्रॉल के भी, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीजें अच्छी आ गई। इतनी अच्छी औषधियां हैं हमारी, और आहार चिकित्सा के साथ यदि हम अच्छे से देते हैं तो इस इतनी बड़ी बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, यदि आयुर्वेद का हम अनुसरण करें। इतनी अच्छी औषधियां हैं ये। तो हमारा मेन है कि हम आहार विहार, निद्रा, और योग, ध्यान, प्राणायाम, और मानसिक रूप से हम यदि स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस भी है इसके लिए, और खान पान में अम्लता का ज्यादा ग्रहण करना, ये भी इसका कारक है सर। लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है हमारे आयुर्वेद को यदि अच्छे से लोग लें, तो ये एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और ये बाईपास सर्जरी दुनिया भर का जो है, इससे हम अवॉइड कर सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं। जी बहुत अच्छा बताया आपने मैम। इसमें सिंपल सिंपल चीजें हैं कि लघु गुण आहार वाले चीज और अग्नि को दीप्त करने वाली चीजें लें। आप लोग बचपन में याद करिए कि घर में आप लोग, मनीषा मैडम आप याद करिए कि चना दाल फुला के रखते थे और उसमें अजवाइन, हींग और कुछ मसाले डाल के, मिर्ची, हरा मिर्ची डाल के और खाते थे कच्चा, मतलब उसको फुला जी के जी, खाते थे, याद है आपको? हाँ तो जी, हाँ जी सर, चने को भी भिगा के उसको नींबू वगैरह डाल करके, ऐसा नहीं था कि हर चीज फ्राई फ्राई करके खाना है, ये सब चीज नहीं था। आज के पैटर्न में है कि हर चीज फ्राई, हर चीज कढ़ाई में ही जाना है, हर चीज छौंके में ही जाना है, ऐसा नहीं था। सत्तू चलता था, बेल का चलता था, रस बेल के टाइम पे मौसमी फलों का प्रचुर मात्रा में सेवन किया जाता था हर समय। वो सब तो कुछ नहीं है ना, बनावटी लाइफ हो गई बस, चमक दमक की।
आज कोई दाल फुलाया हुआ कोई खाएगा या चना फुलाया हुआ कोई खाएगा बच्चा? और सर टेस्टी लगता था वो, बहुत टेस्टी, और डाइजेस्टिव भी पूरा। हाँ, और पेट भी साफ कर देता था। कितना हाँ जी अच्छा। सर, कभी कभी मौसम वो आया, कोई फंक्शन भी आया तो चना दाल को भिगा के उसको पीस के जीरा पाउडर भून के हींग वींग सब डाल के, और दादी लोग ये सारी चीजें भर के पूरन पोली बनाती थी उसकी इतने अच्छे से। हाँ, तो दाल भरा ये, हाँ। हाँ, ये पिज्जा बर्गर हम लोगों का वही था उस समय। यही था हाँ, पिज्जा। तो वो कितना पौष्टिक था। अच्छा प्रोटीन उससे मिलता था, ताकत आती थी। और क्या है ना कि अगर 3-4 स्लाइस अनियन का खाया जाए, प्याज का खाया जाए, तो इससे भी हाइपरलिपिडीमिया ठीक हो जाता है। कच्चा प्याज या 3-4 जो ये रहते हैं लहसुन, That's it. हाँ, जी। उसको कूट के अगर खाने के पहले अगर ले लिया जाए तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। और रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, तो डिसलिपिडीमिया है, हाइपरलिपिडीमिया है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ये चीजें मालूम होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। हाँ, इस पर और कोई बोलना चाहते हैं? में, महेंद्र सर, हाँ बोलिए मैम, मनीषा मैम बोलिए। हाँ जी सर, वो छाछ में डुबा के निकाल के और फिर उसको देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका सर। जी। जी। क्या है, पहले के जमाने में भारत के लोग ना थोड़ा गरीब थे, तो ये सब चीजें नहीं थी। कि आजकल कैसे है, पैसा पानी की तरह आ रहा है तो पानी की तरह बह रहा है, और उसके बाद में डॉक्टर के पास भी पानी की तरह जा रहा है। ऐसा है, स्वास्थ्य भी कम हो रहा है और जल्दी मृत्यु हो जा रही है, और बहुत सारी बीमारियों के साथ रहना पड़ रहा है। पहले के लोग जो नेचुरल चीजें खाते थे तो वो ज्यादा दीर्घायु होते थे। मेरी जो दादी थी उनको चश्मा नहीं लगा था, और वो 90+ थी, एकदम एकदम हट्टी कट्टी थी, स्ट्रांग थी, और नेचुरल डेथ हुआ उनका। उन्होंने कभी पिज्जा बर्गर ये सब खाए नहीं है कभी भी। उनको कितना भी देंगे तो वो नहीं खाती थी। और वो चीनी मिट्टी का जो कप प्लेट होता है उसमें भी नहीं खाती थी, कि उनको घिन आती थी वो सब। और बाहर का तो खाती ही नहीं थी, जो खाना है घर में बना के बहू लोग देंगी वही खाना है। तो जो लोगों ने खाया है वो लोग ज्यादा जिए हैं, एंजॉय किए लाइफ को। सर एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा हमें कि हम जो बर्तन यूज कर रहे हैं ना, एल्युमिनियम का कुकर, एल्युमिनियम की कढ़ाई, और गैस पे इतना तो समय ऐसा आ गया है कि जरूरी है, लेकिन मध्यम आंच पे इसको सिम करके धीरे धीरे पकाया जाए। कभी कभी अभी मिट्टी के भी आने लगे हैं बर्तन, उसमें भी यूज किया जाए तो भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं अभी। और क्या जी। है कि पहले जब दाल बनता था गांव में, तो ऊपर का जो पानी रहता था अदहन का पानी फेंक देते थे हाँ उस। हाँ। अभी वो दाल वैसे ही बनाते हैं तो उससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो दाल जो है वो पहले जैसे मिट्टी के उसमें बनता था, तसला में बनता था, तो वो कितना शुद्ध होता था। और वो कांसे की एक, बटली होती थी सर, कांसे की, और वो दाल उफन उफन के ऊपर से अपने आप वो हट जाता था, क्लीन हो जाता हाँ, था। उसको निकाल देते थे और वो पीते थे। मतलब दाल तो कितना ताकत रहता था। मेरे पापा है ना, वो कभी कभी 60 किलोमीटर ऐसे पैदल जाके आ सकते थे, मतलब इतना उनमें ताकत रहता था। और वो क्या खाते थे, तो सत्तू लेके, या फिर ऐसे दाल, और ऐसे मतलब इतना ताकत रहता था। आज के जमाने में कोई चलेगा क्या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर? बाइक पे ही जाएंगे। ट्यूशन जाना है बच्चों को तो बाइक पे ही जाएंगे। जमाना बदल गया है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? और आजकल क्या है, कपड़े धोने के लिए मशीन है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, रोटी मेकिंग मशीन है, ओवन है, हर चीज का मशीन है, हर चीज का। टीवी के लिए उठने के लिए रिमोट है, मतलब टीवी को ऑन करने के लिए, फैन को ऑन करने के लिए रिमोट है, एसी को ऑन करने के लिए। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस बैठे बैठे सब हो जाता है। इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। जी, महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, नहीं सर, तुमने बढ़िया बता दिया, इसमें कहीं कोई कमी रही नहीं। अपन एक ही चीज रह गया कि जो एसी का रहता है, मेद का मल क्या है, तो स्वेद है। स्वेद अगर नहीं निकलेगा तो मेद की संचिति ज्यादा होगी। तो जब एसी में रहेंगे, ठंडे में हमेशा रहेंगे, फैन में रहेंगे, पसीना नहीं निकलेगा, उद्वर्तन भी नहीं करेंगे, तो फिर पसीना नहीं निकलेगा तो वो हाइपरलिपिडीमिया करेगा ही। तो हमारे चिकित्सा में उद्वर्तन करना, स्वेदन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वेदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वेदन रूम में गए और वहां एसी लगाए, वो ऐसा भी गलत है। जी। अपन सर उद्वर्तन करते हैं, और दीपन पाचन और अनुलोमन के लिए अपन विरेचन के लिए दे दें कुछ कुटकी वगैरह, तो उससे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अपन अर्जुन वगैरह का और ये सब उपयोग तो करते ही हैं, संग में चोप चीनी का भी अच्छा रिजल्ट है इसमें। हाँ। और लहसुन वगैरह का आपने बता दिया, ये भी इसका भी अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ। अपन लहसुन चीर पाक के से अच्छा रिजल्ट मिलता है। अर्जुन चीर पाक का अपन प्रयोग करते ही हैं।
तो हाँ इनका रिजल्ट मिल जाता है। यदि बहुत ज्यादा स्थिति दिक्कत हो तो फिर अपन आगे की जो और रस औषधि हैं उनका प्रयोग भी अपन कर लेते हैं सर। जी। सर पुष्कर मूल बहुत बहुत ही, जैसे अर्जुन क्षीरपाक है वैसे पुष्कर मूल का बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे, वासा पुष्कर मूल। और मेन कॉन्सेप्ट तो है कि डाइट को हम पहले सेट करके और दीपन पाचन को, अग्नि को ठीक करके, और फिर पेशेंट को लघु विरेचन दें। वमन के लायक नहीं है तो विरेचन ही करें। कभी कभी रिस्क हो जाता है कि वमन कैसे कराएं, तो विरेचन करके भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। जी सर। में बहुत ज्यादा दस्ते भी बहुत ज्यादा विरेचन में नहीं होते, एक दो दस्ते होते हैं, उससे हो जाता है अपना काम। जैसे अपन आरोग्य वर्धिनी के साथ में यदि कुटकी और एक्स्ट्रा दे दें तो उससे अपना काम हो जाता है करीब करीब विरेचन का। हाँ जी सर, वो पटोल कटुरोहिणी आदि कषायम है, ये सारी चीजें, कुटकी नींबू बारसा कषायम है, बहुत नहीं, मैं अच्छा है कषायम तो भी। देता हूँ आरोग्य वर्धिनी की डोज बढ़ा के उसको दूसरे दे दे 2 टाइम, और संग में शाम को कुटकी का चूर्ण दे दे निकरावर 3-4 ग्राम के आसपास, तो उससे सुबह आराम से पेट साफ हो जाता है। एक 10 जाएगा, 2 10 जाएगा, इसके बाद में कंटिन्यू में 4-5 दिन के बाद में रूटीन बन जाता है वो। तो अपना लीवर वगैरह बहुत का बहुत नमक केस वही। है सर, अभी यंग स्टर में बहुत ज्यादा आ रहा है ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ। अभी मेरे पास आते हैं 25-26 साल, 28-29 साल ऐसे हैं लड़के, और भाग दौड़ कर रहे हैं और नॉन वेज खा रहे हैं, KFC का वो खा रहे हैं, और फिर ड्रिंक भी लेते हैं। उनका ग्रुप है, ड्रिंक करना है, कभी भी लंबी गाड़ी चलते रहना है 10-10 12-12 घंटा, उसके बाद ऐसा रूटीन है उनका, जॉब भी वैसा है, तो मुख्य कोलेस्ट्रॉल काम बढ़ जा रहा है। डाइजेशन का ही हुआ मैम। डाइजेशन को अपन सही कर लें तो कोई दिक्कत आती नहीं खासियत। जैसे अपन लीवर के लिए भी देते हैं टॉनिक, तो लीवर को अपन सही करने के लिए यदि इसमें दवाई दें तो उसी से ये साथ में सही हो जाता है अपने आप ही। मेन चीज यहीं से जाता है सर, लीवर से ही होके जाता है। लीवर को ही प्रधान हम कर्म में रखते लीवर हैं। में जैसे अपन जो ताप्यादि लोहे है, आरोग्य वर्धनी है, इधर तुम्हारा यकृत पिलियारी लोहे है, इनको अपन साथ में दें। सग में सरपुंखा वगैरह का प्रयोग भी इसमें अच्छा है, उसका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी अच्छा है। एक भी नुस्खा मैंने एक बार ही बताया था उसका, तिरकटू सेंधा और संग में नींबू और अदरक का रस उसको दें, उससे भी ग्लिसरीन, ये ट्राइग्लिसरीन वगैरह ये सब डाउन होते चले जाते हैं सारे ही, और कोलेस्ट्रॉल भी उससे डाउन हो जाता है। जी सही बताया आपने सर, बहुत अच्छा बताया। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 8 बज गए। अब हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और सब मैं अंत में यही बोलूंगा कि पूरा चर्चा में हमने 5 या 10 मिनट ही मेडिसिन के बारे में बात किया, बाकी हमने हेतुओं पर ही बात किया। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम। संक्षेप में क्रिया ये है कि निदान का परिवर्जन करना, सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं फिर। ठीक है, तो आप लोग अपने पेशेंट को अच्छे से गाइड करिए, अवेयर करिए, ये सारी बीमारियां ना हो, ज्यादा लंबी आयु हो, ये कोशिश करना है। नहीं तो 40-40 साल में लोग मर रहे हैं, अटैक से मर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। जी। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू।